Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो RPSC फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम, HTET PGT 2024 एग्जाम, OPSC यानी कि ओडिशा PGT फिजिक्स एग्जाम जो कि अक्टूबर में होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। करीबन 10 लेक्चर आप लोगों को इसके मिलेंगे और इसका जो PDF है, जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप PGT फिजिक्स पर आपको अवेलेबल होगा। लिंक भी उसका इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप यहाँ स्क्रीन पर देख के भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड, HTET PGT फिजिक्स 2024 एग्जाम के लिए और साथ ही साथ ओडिशा PGT फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उन लोगों के लिए लेक्चर्स बहुत यूजफुल रहने वाले हैं क्योंकि इनका जो सिलेबस है इनमें BSc और MSc के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अदरवाइज बाकी कई सारे ऐसे स्टेट है जिनमें PGT में 11-12 के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल जो है नया चैनल है निंजा प्रेप TGT PGT नाम से। बाकी जो ओल्ड चैनल है मेरे जिन्हें आप देखते भी हैं, जिन पे CSIR नेट और जैम के वीडियोस आते हैं, तो उनसे मैंने सेपरेट करके नया चैनल बना लिया है जिसपे केवल TGT PGT एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इनिशियली ये वीडियोस मेरा जो IIT जैम वाले चैनल है वहां पर भी आएंगे, पर सेम टाइम पे ये जो वीडियोस हैं जो TGT PGT वाला चैनल है उस पर भी अवेलेबल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है, चैनल ग्रो करता है, तो आपके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा ग्रो कर जाऊंगा। बाकी PDF आपको अवेलेबल होगी कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप PGT फिजिक्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए, स्पेशली RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्रारंभ बैच करके ये बैच है। इस बैच के अंदर आपको 11-12 का फिजिक्स और साथ ही साथ BSc MSc का फिजिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है इनिशियली 12,000 रुपीज है, पर अभी 20 सितंबर तक इस पे 10% का डिस्काउंट है, तो 10,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। PGT हरियाणा PGT के लिए चाहे बात करूं चाहे मैं OPSC के लिए, क्योंकि इनके एग्जाम अभी नजदीक है तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो ये जितने भी वीडियोस आते रहेंगे या आते रहते हैं वो आप देखते रहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाके आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लेना। प्रारंभ बैच ज्वाइन करने के बाद आपको जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं बैच के अंदर वो चल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ ही साथ न्यूक्लियर फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, अ वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज साई एक्स, वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज साई एक्स और साई एक्स की वैल्यू है a cos x फॉर mod of x less than equals to pi by 2 and psi x is equals to 0 अदरवाइज। यानी कि आपको जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वो बाउंड्री कंडीशन ये दे रखी है कि साई cos x और ये जो x की वैल्यू है ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से और कहाँ तक है प्लस पाई बाई 2, और उसके अलावा जो साई x है वो 0 है अदरवाइज, है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या लगानी है कि साई स्टार एक्स, साई एक्स, ये स्टार का मतलब है कंजुगेट, और dx, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, जो भी आपको लिमिट दी गई है उसके अंदर। तो लिमिट आपको क्या दी गई है, माइनस पाई बाई 2 से और कहाँ तक दी है, प्लस पाई बाई 2। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो है नहीं जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ साई एक्स की वैल्यू रखोगे और उसका कंजुगेट, तो दोनों सेम वैल्यू देंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर, जिसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये बनेगा माइनस पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 2, और ये हो गया कॉस स्क्वायर dx और इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दो, आप किसमें, कॉस 2x इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। उसी फॉर्म में लिख लो इसको, तो a स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 से और प्लस पाई बाई 2 तक, और वैल्यू हो जाएगी cos 2x और dx इक्वल्स टू 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा पाई, है ना। तो ये वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई। अब ये मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कर लोगे आराम से।
तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2/पाई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये भी कुछ सेम सा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही कंडीशन लगानी है। यहाँ पर हो जाएगा -l/2 से -l/2 से +l/2 और ये बन जाएगा a² और ये बनेगा sin स्क्वायर n पाई x ऑन l और dx। अब यहाँ पर cos 2x का ही फॉर्मूला लगेगा, पर वो साइन वाला लगेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x वाला वो फॉर्मूला लगेगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये पहले तो फॉर्मूला बना लो, -l/2 से l/2 ना, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइनस और ये बनेगा cos 2 बन जाएगा यहाँ 2n पाई x ओवर l और ओवर 2 और dx, ये फॉर्मूला बनेगा इसका ना। तो यहाँ पर n पाई x अपॉन l है, cos 2 से तो आएगा ना ये। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो a²/2 तो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -l/2 और ये l/2, ये होगा 1 माइनस cos 2n कितना बनेगा पाई x ओवर l और ये dx और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1। अब इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे तो a²/2 और यहाँ आएगा l, यहाँ क्या आएगा, ये पीछे वाला 0 हो जाएगा, करके देख लेना, इंटीग्रेट लिमिट लगाओगे 0 हो जाएगा। क्या बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो ये a² इक्वल्स टू 2/l हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/l। अब इतने बड़े बड़े करने की बजाय आपको ये छोटे छोटे याद रखने पड़ेंगे कि इनका आंसर क्या आता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आ जाए तो डायरेक्ट याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। कितना रहे, ये आ रहा है 2/l। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज, वेव फंक्शन दो पार्ट में डिफाइन किया हुआ है। तो दो के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो इसमें एक बार तो आप इंटीग्रेट कर दो -∞ से और 0 तक, और ये हो जाएगा a² और ये बनेगा e⁻²α(x), मैं डायरेक्ट वैल्यू देख रहा हूँ dx, और दूसरा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट e⁻²α(x) और dx। ठीक, इसको करो इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा a², ये बनेगा e2α(x/2α) और -∞ से और 0 तक इंटीग्रेशन। इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये e⁻²α(x -2α, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इसका इंटीग्रेशन 0 से और इनफाइनाइट। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मलाइज कर। तो यहां से ये बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो a²/2α, e की पावर -∞ 0 वैल्यू देगा, और e की पावर इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होगा, -∞ वाला 0 हो जाएगा ना। a²/2α, एक तो ये बनेगा यहाँ से, और यहाँ से भी बनेगा a²/2α इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा 2a²/2α इक्वल्स टू 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो a² इक्वल्स टू अल्फा और a की वैल्यू आ जाएगी √। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ पर लिमिट लगानी है -∞ से इनफाइनाइट। -∞ से इनफाइनाइट लिमिट लगाओ, बाहर निकलेगा a² नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो ये बनेगा e⁻²α(x² और dx। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1। इसका इंटीग्रेशन या तो आप वैसे करो, और नहीं तो इसको आप गामा इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले आओ, गामा इंटीग्रल के फॉर्म में। इसमें कैसे ला सकते हो, आप मान लो कि 2α(x² किसके बराबर है, y के इक्वल है। तो यहाँ से dx की वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी 1/2α और 1/2α। एक मिनट बना ही लेते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा 2α × 2x dx और dy। ठीक है, 2α 2x dx dy, और फिर यहाँ से 2α, x की वैल्यू को आप इसके फॉर्म में लिख दो, y के फॉर्म में। x बराबर कितना हो जाएगा, √y/2α, √y/2α। ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, ये होगी ना, हाँ। और ये हो गया dx और ये हो गया dy। तो यहाँ से इसको पूरे को आप लिख सकते हो y
ये 2 है ना, ये 2 को बाहर ही रखो, एक 2 तो बाहर ही रहेगा ना, एक 2 को बाहर रखो आप, 2 इंटू, क्योंकि ये वाला 2 है ना, ये भी तो मैंने, हाँ, तो y और 2 अल्फा, 2 अल्फा और ये वाला 2 बाहर है, डी एक्स इक्वल्स टू dy। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/2, और ये बन गया 2 अल्फा, इसको मैंने लिख दिया y पावर -1/2 और dy, करके ऐसे लिख लिया। अब dx की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, और ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो जाएगा इवन फंक्शन है ना, x की जगह -x रखोगे तो सेम वैल्यू देगा। तो इसको हम माइनस इनफाइनाइट की जगह क्या लिख, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की जगह 0 से इनफाइनाइट लिख सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2a², 0 से इनफाइनाइट ई पावर 2 अल्फा x² की जगह हम क्या रख रहे हैं, y, तो ये बन जाएगा -y और y पावर -1/2, और ये वाली वैल्यू तो आएगी साथ में dx की, ये बाहर भेज दो, ये कितना हो गया, 2√2 अल्फा, और ये कितना हो गया dy, ये कितने किसके बराबर करना है, 1 के इक्वल। यहाँ पर गामा इंटीग्रेशन हो गया है ना, गामा इंटीग्रेशन हो गया गामा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो a² और ये 1/, जो √1/2 गामा में वो कितना देता है, पाई वैल्यू देता है, तो ये बनेगा π/2 अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा अपॉन पाई, 2 अल्फा अपॉन पाई पावर 1/4। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, हाँ ये वैसा ही जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था, परंतु ध्यान रखना है ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज psi x इक्वल्स टू x ax, और एवरेज वैल्यू का मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलवा रहे हैं हमसे, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे हम, लिमिट कितनी है, 0 से 1, 0 से 1, तो इसमें क्या लिखोगे, साई कंजुगेट x और x साई x dx, एक मिनट, dx, और नीचे 0 से 1 साई कंजुगेट x साई x dx। ठीक है, नीचे वाला क्या है, अगर नॉर्मलाइज है तो फिर ये नीचे वाला हो जाता है 1, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है, अगर नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन ही लिखा हुआ है ना नीचे, अगर नॉर्मलाइज है तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, अदरवाइज आपको ये भी लगाना। तो यहाँ से अब ये वैल्यूज रखो जो भी दी हुई है आपको, तो 0 से 1, ए तो बाहर निकाल लो, a², तो ये बन जाएगा कितना, ऊपर बन जाएगा x³ dx, और नीचे a² बाहर हो गया 0 से 1, ये हो जाएगा x² dx। तो a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बनेगा कितना, ऊपर बन जाएगा 1/4, क्योंकि बनेगा ये x पावर 4/4, तो 1/4, तो ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ से बनेगा 3/4, जो कि आंसर दे देगा 0.75। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर। आइगन फंक्शन वाली कंडीशन क्या है कि मान लो कोई ऑपरेटर है ए और कोई आइगन स्टेट है, आइगन फंक्शन है साइन, तो जब आप इसको ऑपरेट कराओगे इस फंक्शन के ऊपर, तो एक वैल्यू आएगी जिसको कहेंगे आइगन वैल्यू, फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन जो पहले था वही बाद में होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, और इसको हम कहते हैं आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। तो ये फंक्शन सेम रहना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना। देखो कैसे चेक करोगे, अब आपको ये ऑपरेटर दिया है तो p के लिए चेक करना है, तो p x, आपको पहले साइन के लिए मैं चेक करके बताता हूँ, साइन के x, इसके ऊपर ये ऑपरेट कराओगे तो माइनस आयोटा h कट, तो d/dx कॉस, मैंने कहा फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, फंक्शन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो आइगन फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब साइन पे ऑपरेट कराओगे d/dx, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन चेंज होगा, ये क्या वैल्यू दे देगा, cos x दे देगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस आयोटा h cos kx, और k भी आएगा उसको मैं आगे लिख दूंगा, और यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये नहीं है तो cos का भी नहीं बनेगा, है ना। तो e की पावर kx, इसको चेक कर लो, e की पावर kx को चेक करोगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस आयोटा h कट del/del x e की पावर kx ना, e की पावर kx। इसके लिए अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा h कट और k,
और डी अपॉन डी एक्स, तो ये क्या बनेगा ई पावर के एक्स ना, ये क्या बनेगा ई पावर के एक्स बनेगा। तो यहां से हमारे पास क्या बना माइनस आयोटा एच कट ए ई पावर के एक्स, तो ये भी नहीं बना ना, क्योंकि यहाँ आयोटा वाला फंक्शन तो आ ही रहा है, तो ये भी नहीं। अब इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो ई पावर आयोटा के एक्स, इसके लिए चेक करोगे तो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स ई पावर आयोटा के एक्स। आयोटा के एक्स के लिए चेक करोगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस आयोटा तो है ही, और ये एच कट, और बाहर क्या आएगा आयोटा के, और ये एज इट इज रहेगा ई पावर आयोटा के एक्स। देखो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, -1 देगा तो ये बन जाएगा एच कट के ई पावर आयोटा के एक्स। तो ये फंक्शन भी रिपीट हो गया और इसकी आइगन वैल्यू भी क्या आ गई रियल। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सेम सही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल। देखो यहाँ पर cos x, ये e पावर माइनस एक्स, इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार में आएगा साइन, फिर दोबारा करोगे तो क्या बन जाएगा cos, तो ये भी हो जाना है, ये भी हो जाना है और ये भी हो जाना है। मैं कोई भी एक करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे हमने ये लिया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स टू, मैं अगर पहला ही ले लूँ e की पावर के एक्स, तो ये वैल्यू क्या देगा 2m, ये के स्क्वायर दे देगा, और e की पावर के एक्स, तो फंक्शन वापस आ रहा है, यहाँ पर भी फंक्शन आएगा और यहाँ पर भी फंक्शन आ जाएगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आइगन फंक्शन हो जाएंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अच्छा, ये ऑपरेटर और ध्यान रखना, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कौन होता है, मोमेंटम ऑपरेटर कौन क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अब कोई भी आपको जब बहुत सारी स्टेट्स दी हुई हो, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, ये जो लिखा होता है ये इसको हम लीनियरिटी फॉर्म में लिखे तो लीनियर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, साई सी1 और C2 साइन, ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं C1 स्क्वायर, तो ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 1, स्टेट 1 का मतलब है साई1 का, और C2 स्क्वायर P2 ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कुल मिलाकर जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ऐसा लिखा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि 3 है, 4 है, 5 है, तो ये इसका पूरी वैल्यू जो बनती C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और जहां तक ये जाता पूरी जो लीनियरिटी जहां तक जाती है उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1। कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली कहानी। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि साई1 और साई2 दो ऑर्थोगोनल आइगन स्टेट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इज इन साई1, वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि पार्टिकल साई1 स्टेट में। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, अगर P1 साई1 का पूछा है तो C1 स्क्वायर, और साई2 का पूछा है तो C2 स्क्वायर। P1 पूछा है साई1 का, तो वो किसके बराबर जाएगा, C1 स्क्वायर के। तो C1 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 1/3। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3। अगर आपसे पूछा जाता साई2 का, साई2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2/। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।